आज लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया। लेकिन इसके साथ भारतीय सेना ने यह भी ऐलान किया कि भविष्य में भी पाकिस्तान की तरफ से कोई दुस्साहस किया गया तो उसका बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। The Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force. We remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. सीज फायर तो हो गया, लेकिन समझना यह भी होगा कि क्या क्या बदल जाएगा अब। इस 4 दिन के ऑपरेशन से भारत ने बता दिया कि हर आतंकी हमले को युद्ध की तरह भारत लेगा। यह भी साफ किया कि भारत घुसकर मारने से भी परहेज नहीं करेगा। भारत ने बता दिया कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने उसके रडार पर हैं। भारत ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान के चाइनीज हथियार कुछ नहीं कर सकते। भारत ने यह भी बता दिया कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक भारत जा सकता है। पाकिस्तान ने आज सिंदूर के सामने जो सरेंडर किया वो नया नहीं है। पहले भी कई बार पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है, कभी अमेरिका की मदद से तो कभी अपने देश के 2 टुकड़े कराकर। हम आपको आइए लेकर चलते हैं हमारे दूसरे स्टूडियो में। 1971 का सरेंडर वाला वॉल दिखाते हैं। हम वहां पर लेकर जाएंगे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे ताकि एक बार फिर आप 1971 में क्या हुआ था, किस तरह से सरेंडर किया था वो याद करें। और फिर जो आज सीज फायर हुआ है उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार सरेंडर करने की जो गुहार है वो लगाई जा रही थी। और आखिरकार गिड़गिड़ाकर पाकिस्तान यहां तक पहुंचा कि पाकिस्तान ने सरेंडर के लिए, सीज फायर करने के लिए डीजीएमओ को फोन किया। डीजीएमओ को फोन करने के बाद भारत के डीजीएमओ भी उसके लिए तैयार हुए। लेकिन देखिए, ये देखना बहुत जरूरी है, इसे भूलना नहीं चाहिए। 1971 का सरेंडर, ये जो वॉल है ये याद दिलाती है पाकिस्तान को और भारत को भारत की जीत की। और ये जो वॉल है, ये जो हमने गैलरी बनाई है, ये 1971 के सरेंडर की वॉल है। देखिए, यहाँ पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। ये हस्ताक्षर किए गए थे उस समय 1971 में। 4 दिन की सैन्य कार्रवाई के बाद सीज फायर के बीच अब उस तस्वीर को देखने की समय है। ये उस तस्वीर को दिखाने का आपको समय है जिसमें दिखता है कि 1971 में दरअसल क्या हुआ था। और अब यहाँ पर भारत ने जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को ये साफ कर दिया कि आतंकवाद को भारत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद मतलब भारत के खिलाफ युद्ध, ये साफ कर दिया है भारत ने। जिस तरह का मिलिट्री एक्शन भारत की तरफ से लिया गया पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को अब तक ये जरूर समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान भारत के सामने किसी भी सूरत में नहीं टिकता है। 1971 की याद ताज़ा है। 1971 के बाद पाकिस्तान बहुत बार ये कह चुका है कि ये एक ऐसी हार थी जिसे पाकिस्तान सामने तो स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह की ये हार हुई थी उसके बाद कितने उनके सैनिक भारत के कब्जे में थे जिन्हें भारत ने छोड़ा था। 93,000 सैनिकों को नहीं भूला होगा पाकिस्तान। इस सरेंडर को, इस हस्ताक्षर को नहीं भूला होगा। पाकिस्तान के टुकड़े होने को नहीं भूला होगा। एम्बेसडर सचदेव, लेकिन हम 1971 की ये जो वॉल है, मेमोरी वॉल, ये जो गैलरी है, ये दिखा रहे हैं। इसके बैकड्रॉप में हम आज की बात भी कर रहे हैं जब सीज फायर हुआ है। सीज फायर होना अच्छी बात है, कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, भारत तो बिल्कुल नहीं चाहता। और भारत ने पहले दिन से ये साफ भी किया कि हम एस्केलेटरी कोई भी काम नहीं करेंगे, लेकिन मेजर्ड जवाब जरूर देंगे। आप हमला करेंगे, हम उसी भाषा में आपको जवाब देंगे। और ये बिल्कुल साफ कर दिया है भारत ने। जी, इस बारे में ये कुछ और तथ्य मैं सामने रखना चाहूँगा जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में बढ़ती विषमताओं को दिखाते हैं। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी भारत के पर कैपिटा जीडीपी से 1.5 गुना था, लेकिन पिछले साल भारत का पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान के पर कैपिटा जीडीपी के 1.7 टाइम्स था। तो एक रेशियो उल्टा हो चुका है। भारत के पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो पाकिस्तान के भंडार से 35 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसी तरह के कई और तथ्य दिए जा सकते हैं जो कि आर्थिक और
बाकी तरीकों में से पाकिस्तान की विषमता को दिखाते हैं। सर, लेकिन अब पाकिस्तान के भीतर आपको क्या लगता है, क्या कुछ होगा, क्या पॉसिबिलिटीज हैं? उस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा मैंने कि 1999 के प्रकरण का जिक्र किया, उसमें पाकिस्तान की हार हुई, कारगिल में उनको भारत की शर्तों पर समझौता करना पड़ा। उसके बाद जो हुआ वो सर्वज्ञातव्य है, वो हिस्ट्री है, जिसमें कि नवाज शरीफ जो कि आजकल के प्रधानमंत्री के बड़े भाई हैं, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ जो सेनाध्यक्ष थे उनको निकालने की कोशिश की, लेकिन हुआ उल्टा। परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का ही तख्ता पलट दिया, क्योंकि वो उनको दोष दे रहे थे कि उन्होंने ऐसा सीज फायर का समझौता क्यों कराया। तो ऐसा और कुछ 10 साल आपको लगता है कि दोबारा हो सकता है इस तरह के हालात? इस तरह के हालात फिर बन रहे हैं सर? आपको लगता है कि इस तरह के हालात बन रहे हैं? क्या फिर इस तरह के कुछ मैं इस बारे में जो परिस्थितियां जो बदल रही हैं उसके बारे में अटकल नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन कोई ना कोई पक्ष को दोनों में से ये इसका जो हार हुई है, जो पराजय हुई है, इसका जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अमिताभ जी, आपका इस पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस सीज फायर के बाद पाकिस्तान में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई देती है? देखिए, पाकिस्तान इस समय डिवाइडेड सोसाइटी है और रिजेंटमेंट इस समय आप देखेंगे कि जिस तरह से भारत ने रिस्पांस दिया और गिड़गिड़ा रहा था एक तरह से पाकिस्तान, उसके सामने कोई विकल्प नहीं था सिवाय कि वो हमारे पास आए। और पाकिस्तान में इस समय डिविजन्स बहुत हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मिलिट्री ही एक इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जो बची हुई थी, जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन मानते थे, वो भी अब ध्वस्त होने जा रही है, क्योंकि इन्होंने दिखा दिया कि वो सस्टेन नहीं कर पाते। आप बताइए, 4 दिन में वो सस्टेन नहीं कर पाए, बड़ी बड़ी बातें करी, बड़ी बड़ी डींगे हाँ की, हम खून की नदियां बहा देंगे, क्या करेंगे। और जब वो युद्ध शुरू हुआ और जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल पे आने लगा कि शायद लगा कि अब एस्केलेट होगा और भारत को उसका प्रतिकार करना पड़ेगा, उसी समय इन्होंने अपना कदम वापस ले लिया। और मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं पाकिस्तान में, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी जो ये जिहादी जनरल हैं असीम मुनीर, उनको भी हटना पड़ेगा। और आने वाले दिन में अगर पाकिस्तान ऐसी दुस्साहस करता है जैसा पहलगाम में उसने किया है, तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब तो आपके मुताबिक आसिम मुनीर की छुट्टी हो सकती है, हटना पड़ सकता है, उनके खिलाफ जो सेना के भीतर भी आवाजें हैं वो और बुलंद हो सकती हैं। आंचल मल्होत्रा जी, आपके मुताबिक क्या, मैं संक्षेप में सर आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि इसके रिपरकशंस पाकिस्तान में किस तरह से हो सकते हैं? देखिए, जो अमेरिकन की मध्यस्थता की हम बात कर रहे थे, तो अमेरिकन जानते हैं कि पावर सेंटर कहाँ है। इस पूरी बातचीत, इस पूरे सीज फायर में उन्होंने आसिम मुनीर को इन्वॉल्व किया, उन्होंने आसिम मुनीर से भी बात की है, सिविलियन गवर्नमेंट के अलावा। तो ये सब उसकी सहमति से हुआ है। तो आसिम मुनीर की तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ वो कोई वैसी बात दोहराएगा जो परवेज़ मुशर्रफ ने 99 कारगिल के बाद किया था। ऑलरेडी पावर में है। अब ये इस पूरे एपिसोड से उस डेफिनेटली एक्सपोज हुई है पाकिस्तान की आर्मी। हमें ये देखिए मान के चलना है, हमें ये एक जो पॉपुलर सेंटिमेंट है ना पाकिस्तान में, जो आम आदमी वो इस चीज़ को समझता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है उसे कोई मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान की आर्मी से। हर कोई ये जानता है कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स जो हैं, दे आर गेटिंग बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके इंग्लैंड में घर हैं, और जो दुनिया भर का बिजनेस है वो पाकिस्तान की आर्मी चला रही है। मुझे रोकना पड़ेगा आपको, आप संक्षेप में अपनी बात पूरी कर दें सर, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स प्लीज, क्विकली वाइंड इट अप, बात पूरी करें। जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें अगले कुछ दिन देखना पड़ेगा कि इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, यानी पाकिस्तान के लोगों को ऐसा नहीं है कि बहुत मोहब्बत है सेना से, मजबूरी है उनकी, लेकिन इसका क्या नतीजा होगा पाकिस्तान देश में, क्या शहबाज के ऊपर इसका ज्यादा कोई असर पड़ता हुआ दिखाई देगा या आसिम मुनीर के लिए मुश्किल और ज्यादा होगी? लेकिन पाकिस्तान में हालात जरूर कुछ ना कुछ बदलेंगे, इसका जरूर वहां कोई ना कोई असर जरूर होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।